हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पीएनसी स्टडी जोन, जहां आपको मिलता है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का कंप्लीट स्टडी मटेरियल विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन इन सिंपल वर्ड्स। तो आज है हमारा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का लेक्चर नंबर 3। लास्ट जो 2 लेक्चर से देखिए उनमें हमने कौन कौन से टॉपिक कवर करे थे। रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। तो आज हम उसी से आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं, देखिए जो हमारा पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन था उनका कंपैरिजन। तो देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करें तो देखो किस तरीके से रेजिस्टेंसेस को हम कनेक्ट करते हैं 1 by 1। अगर ये रेजिस्टेंस आप R1, ये R2 और ये R3 मान लो, तो यहाँ पे R इक्विवेलेंट कितना होगा। देखिए R इक्विवेलेंट होगा आपका, सिंपली इन रेजिस्टेंसेस को आप ऐड कर दीजिए, ये होगा R इक्विवेलेंट, यानी इन तीनों को रिप्लेस करने वाला एक सिंगल रेजिस्टेंस। सेम ऐसे अगर आप बात करते हो पैरेलल कॉम्बिनेशन की, तो देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में किस तरीके से कनेक्ट किया जाता है रेजिस्टेंसेस को, इस तरीके से कि उनके स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दोनों क्या हो, सेम हो। अब अगर इसमें हम इन रेजिस्टेंसेस को नाम दें R1, R2 एंड दिस वन इज R3, और इस पॉइंट को A एंड दिस वन इज B। तो देखिए A पॉइंट की बात करें तो तीनों का स्टार्टिंग पॉइंट A है, B पॉइंट की बात करें तीनों का एंडिंग पॉइंट B है। तो इस तरीके का अगर कॉम्बिनेशन होता है तो उसे हम कौन सा कॉम्बिनेशन कहते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब इस कॉम्बिनेशन में R इक्विवेलेंट कितना होता है, तो देखिए 1/R इक्विवेलेंट इस तरीके से निकाला जाता है इसमें, और आपको सिंपली जो रेजिस्टेंसेस दिए हैं उनको डिनोमिनेटर में लेके और आपको ऐड करके सॉल्व करना होता है। क्लियर यहाँ तक। अब बात करते हैं कि इनमें से बेस्ट कौन सा है। अगर हम बात करें बेस्ट की, तो हमारे लिए देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन बेस्ट है। रीजन क्या है वो भी हम पॉइंट्स में देखेंगे, लेकिन एक चीज और मैं आपको बता दूं कि हमारे घरों में जो कॉम्बिनेशन किया जाता है, यानी जो हमारे घर में फिटिंग की जाती है इलेक्ट्रिसिटी की, किस तरीके से किस किस रूम में कौन कौन से स्विच लगे हैं, कौन कौन से एप्लियंसेस उसमें कनेक्ट हो सकते हैं, वो सारा जो कॉम्बिनेशन होता है आपस में, वो सारा पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। अब इसके बेनिफिट्स क्या है, तो देखिए वही हम देखते हैं, एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। फर्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो देखिए समझिएगा पहले आप कि अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारा कोई एक इंस्ट्रूमेंट वर्क करना बंद कर दे तो क्या बाकी के दोनों अफेक्ट होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों में करंट भी अवेलेबल होगी, पोटेंशियल भी अवेलेबल होगी। उसके ब्रेक डाउन होने से, उस सर्किट के ब्रेक होने से बाकी दोनों प्रॉपरली वर्क करते रहेंगे। अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो देखिए अगर R1 कहीं से ब्रेक हो जाए या इसमें सप्लाई नहीं आ पा रही है, तो R2 और R3 में कहां से आएगी, यहीं से होकर आनी थी, तो वो भी नहीं वर्क करेंगे। तो यही हमारी पहली एडवांटेज है। तो क्या लिखेंगे, देखिए इन सीरीज कॉम्बिनेशन if any resistor or appliance fails, circuit is broken and other resistors also not work। ओके, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा, अगर हमारा कोई एक रेजिस्टेंस वर्क करना बंद कर देता है तो हमारा सर्किट ब्रेक हो जाता है और हमारे बाकी के एप्लियंसेस या रेजिस्टर्स भी वर्क नहीं करते। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, तो सेकंड पॉइंट देखिए क्या होगा, हमारे घरों में जो एप्लियंसेस लगे होते हैं उनकी करंट रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, सबको अलग अलग अमाउंट की करंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो देखिए इन दोनों में से वो जो रिक्वायरमेंट है वो कौन फुलफिल करता है, तो वो करता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसमें आप देख सकते हैं कि अगर हम देखें तो तीनों में करंट अलग अलग जाती है,
यहाँ पे अगर टोटल सर्किट की करंट आई है तो इन तीनों में जो करंट जाएगी वो क्या होगी, अलग अलग होगी। लेकिन अगर इसकी बात करें तो तीनों में जो करंट जाती है वो सेम होती है, तो इसीलिए ये उस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर सकता। तो ये हो गई पैरेलल कॉम्बिनेशन की सेकंड एडवांटेज। देखिए, डिफरेंट एप्लायंसेस require different current which is possible in parallel combination। तो ये हो गई इसकी सेकेंड एडवांटेज। थर्ड एडवांटेज की बात करते हैं। देखिए थर्ड एडवांटेज क्या होगी कि टोटल रेजिस्टेंस जो होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन का वो बहुत कम होता है। कितना कम होता है, ये जो आप रेजिस्टेंसेस लेते हो इनमें जो सबसे मिनिमम रेजिस्टेंस होगा उससे भी मिनिमम आती है हमारे हार इक्विवेलेंट की वैल्यू। लेकिन अगर इसकी बात करें जो तीनों में जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी उससे भी ज्यादा आएगा आपका हार इक्विवेलेंट। और हमारी रिक्वायरमेंट क्या होती है कि जो रजिस्टर्स हैं उनके कारण जो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो रहा है वो लेस होना चाहिए, तभी तो करंट जो है वो कम रजिस्ट होगी। तो वो रिक्वायरमेंट भी कहाँ फुलफिल होती है, हमारी पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो देखिए क्या है, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट इज लेस इन parallel combination as compared to ठीक है। तो टोटल जो रेजिस्टेंस होता है सर्किट का वो क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, लेस होना चाहिए। और दोनों में किसका लेस होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन का। तो अगर क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के एडवांटेजेस बताइए तो आप ये लिखेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन की डिसएडवांटेज बताइए तो भी आप इसी पॉइंट्स को लिख सकते हैं। ओके, तो अब आते हैं हम हमारे न्यू टॉपिक पे, नेक्स्ट टॉपिक पे। तो देखिए क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या कहता है, देखिए हीटिंग इफेक्ट पहले आप समझिए इसे। देखिए क्या कहता है, आपके पास कोई कंडक्टर है, उस कंडक्टर में आपको पता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मूव करने के लिए, और आपने उसे बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब बैटरी से कनेक्ट कर दिया तो देखिए आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नेगेटिव टर्मिनल, नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं और पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो जब वो अट्रैक्ट होंगे तो वो क्या होंगे, इस कंडक्टर के जो एटम्स हैं उनसे कोलाइड करेंगे। हर एक कंडक्टर हमारा देखिए एटम का बना होता है, हर एक कंडक्टर में एटम होते हैं, हर एक मटेरियल में एटम होते हैं। तो उनसे ये क्या होगा, जब इधर फ्लो करेगा तो उनसे क्या करेगा, कोलाइड करेगा। और इस कॉलिजन के कारण, इस टकराव के कारण क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हीट एनर्जी में। और ये जो कंडक्टर है ये गर्म हो जाएगा, और वही जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी हीट फॉर्म में, उसे ही हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी उसमें से लगातार करंट के फ्लो होने के कारण उस कंडक्टर का हीट अप हो जाना, दैट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसे आप लिखेंगे कैसे, अब देखिए तो क्या लिखेंगे, इफ एनी रेजिस्टिव कंडक्टर dissipate the heat energy from the
प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी। कोई भी कंडक्टर जो कि रेजिस्टिव हो, रेजिस्टिव मतलब जिसका कुछ रेजिस्टेंस होता हो, सभी कंडक्टर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, तो वो क्या करे, डिसिपेट करता हो हीट एनर्जी, हीट एनर्जी रिलीज करता हो, वेस्ट करता हो, कहां से, जो उसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस हुई है वहां से, यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट करता हो किसमें, हीट एनर्जी में, और उसे डिसिपेट करता हो। दैट इफेक्ट इज हीटिंग इफेक्ट। इसे जूल्स हीटिंग इफेक्ट भी बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। क्यों बोला जाता है, क्योंकि देखिए इसमें हीट एनर्जी की बात हो रही है, और हीट की जो यूनिट होती है SI यूनिट, दैट इज जूल। तो यहां से एक चीज और आपको क्लियर हो गई, दैट SI यूनिट ऑफ हीट इज क्या होगी, जूल। सिंपली J लिखा जाता है। ओके, अब इसकी एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ है, यानी ये कहाँ कहाँ पे यूज होता है। एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट कहाँ कहाँ यूज होगा, देखिए, इन इलेक्ट्रिक आयरन। हमारे घरों में जो आयरन यूज होती है प्रेस करने के लिए कपड़ों पे, वो इसी पे वर्क करती है, उसे लगातार इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड होती है, तो वो क्या करती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट करती है हीट में, और हीट एनर्जी से ही क्या होती है, हमारे जो कपड़े हैं वो प्रेस होते हैं। तो ये हो गए हमारी पहली एप्लीकेशन। सेकंड एप्लीकेशन की बात करें तो देखिए, जो आपके हीटर्स होते हैं, अब चाहे हीटर आपका वाटर हीटर हो, चाहे किचन में जो यूज होता है कुकिंग के लिए, या जो रूम हीटर्स होते हैं उनकी बात करें तो वो सभी इसमें इंक्लूड होते हैं, वो भी इसी हीटिंग इफेक्ट पे वर्क करते हैं। तो देखिए उनमें भी क्या होगा, लगातार हम करंट प्रोवाइड करेंगे, वो भी हीट अप होंगे, और उसी से हमारा काम होता है। थर्ड बात करें तो देखिए, आपका जो इलेक्ट्रिक फ्यूज होता है, इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है, हमारे मेन जो मीटर होता है, या जो मेन सप्लाई जहां से हमारे घर की आती है, वहां पे एक इंस्ट्रूमेंट लगा होता है फ्यूज नाम का, जो क्या होता है, हमारे घरों में बहुत ज्यादा अगर सप्लाई आ रही है या किसी भी कारण से ओवरलोडिंग हो जाती है, शॉर्ट सर्किटिंग हो जाती है, तो वो ब्रेक हो जाता है, और हमारे घर के सारे जो एप्लियंसेज है वो सेफ रहते हैं। कभी सुना भी होगा प्रैक्टिकल लाइफ में, फ्यूज उड़ गया, बट ऐसा एक्चुअली कोई फ्यूज यूज उड़ता नहीं है, जस्ट वहां से फ्यूज जो है उसका वायर ब्रेक हो जाता है, तो उसे हम नॉर्मली फ्यूज उड़ गया स्टेप से बोल देते हैं, और वो हमारे घर को, हमारे घर के जो अप्लायंसेज हैं उन्हें प्रोटेक्ट करता है। थोड़ा सा डिटेल में हम अभी नेक्स्ट पढ़ लेंगे। और इसकी फोर्थ एप्लीकेशन की बात करें तो देखिए, जो आपके गीजर होता है वो भी इसी में आने वाला है, एक तरीके से वाटर हीटर ही कह सकते हो आप उसे, पानी को गर्म करने वाला हीटर, तो वो भी इसी एप्लीकेशन पे वर्क करता है। और आपके इलेक्ट्रिक केटल हो सकती है, देखिए बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो गर्म होके वर्क करते हैं। अब ये मत सोचिएगा कि बल्ब भी इसकी एप्लीकेशन होगी, बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि बल्ब की अगर हम बात करें तो बल्ब से हमें क्या चाहिए, लाइट चाहिए, हीटिंग नहीं चाहिए। बट ठीक है, वो गर्म होता है, ऐसे जितनी भी मोटर होती है, चाहे फैन की मोटर हो, चाहे वाटर मोटर हो, वो सब भी लगातार वर्क होता है तो गर्म होती है, बट उसकी गर्म होने से हमारा कोई वर्क परफॉर्म नहीं होता है, तो वहां पे उनकी हीटिंग की जरूरत नहीं है, वो तो जो एनर्जी थी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, वो वेस्ट हो चुकी है, बट यहाँ पे उसका यूज होता है, तो इसीलिए ये एप्लीकेशंस होंगी, वो एप्लीकेशंस नहीं होंगी। नेक्स्ट आते हैं, अब हम देखिए, अब इस इफेक्ट से जो हीट है वो कितनी प्रोड्यूस होती है वो हम निकालेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक इसी से लिंक करता है, यानी कि हीट। तो देखिए हीट की बात करते हैं अब हम। पहली बात तो हीट को आप कैपिटल H से रिप्रेजेंट करोगे। यहां अब हम निकालेंगे हीट का एक्सप्रेशन। तो कहां से निकालेंगे, पहले हम लेंगे क्या चीज, वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला, जो आप पहले भी पढ़ के आए हो, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब आप क्या करो, यहां से वर्क को आप एनर्जी से रिप्लेस कर सकते हो, वर्क डन एनर्जी सेम ही चीज होती है, 9th में पढ़ के आए हो आप। अब एनर्जी यहाँ पे हम कौन सी वाली यूज कर रहे हैं, हीट एनर्जी, तो यहाँ पे उसको हमने हीट से रिप्लेस कर दिया। हीट का फॉर्मूला एक तो आ गया आपका VQ। अब क्या करिए, इस फॉर्मूले में करंट के फॉर्मूले से, इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्मूले से Q की वैल्यू कैलकुलेट करके यहां पुट कर दीजिए। तो Q की वैल्यू होगी आपकी IT, ये हो गई आपकी IT।
तो एक फॉर्मूला आ गया आपके पास H इज इक्वल टू VI। अब आप क्या करिए, जो ओम्स लॉ है आपका V इज इक्वल टू IR, इस ओम्स लॉ से आप वैल्यू पुट करते जाइए और हीट की और वैल्यूज निकालते जाइए। तो देखिए क्या हो जाएगी, पहले आप V का ही फॉर्मूला रख दीजिए IR, और IT ऑलरेडी है, तो हीट का एक फॉर्मूला आपके पास आ गया I² RT। सेम ऐसे ही अब आप क्या करिए, इसी फॉर्मूले के अंदर फिर से ओम्स लॉ लगाइए और इस बार वैल्यू पुट करिए I की। तो देखिए कितना हो जाएगा, H इज इक्वल टू V आपका एज इट इज, I की जगह आप यहां से वैल्यू रखते हो V अपॉन R, तो ये हो गया V अपॉन R और इंटू में T, तो हीट इज इक्वल टू हो गया V² T अपॉन R। ये हो गया इसका नेक्स्ट फॉर्मूला। तो ये आपके हीट के फॉर्मूले आ चुके हैं, इन्हें आप सारे जो है याद करने की आपको जरूरत नहीं है। आप इसका सबसे ज्यादा यूज होने वाले ये दो फॉर्मूले हैं जिसमें ये सबसे ज्यादा यूज होता है, तो आप इन्हें याद रखिए, एक याद रखिए, इन तीनों में से किसी भी एक को याद रख लो, ये ज्यादा अच्छा है, इसे याद रख लीजिए, और फिर I की वैल्यू रख दो, देन V की वैल्यू रख दो। इस तरीके से आप वैल्यूज रख के अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट आप इन फॉर्मूलाज को निकाल सकते। देखिए यहां से एक चीज और क्लियर होती है, क्या, दैट heat is directly proportional to I², heat is directly proportional to R, and heat is directly proportional to the time where T is the time for which current is flowing। तो ये तीन चीजें और आपको पता चल गई। इस पे भी कई बार कंपैरिजन वाला जो है कोई न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, तो वो भी यहाँ से सॉल्व हो सकता है। तो ये आपका हीट टॉपिक भी कंप्लीट है। अब आपके कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं या ऐसी डिवाइसेस हैं जिनके बारे में थोड़ा सा ब्रीफली दिया गया है, ज्यादा डिटेल नहीं दी गई है, ब्रीफली दिया गया है, बट हाँ वहां पे आपका 1 से 2 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है, तो वो भी हम कंप्लीट करते हैं। तो क्या है, देखिए आपका फर्स्ट टॉपिक बल्ब। क्या होता है बल्ब, देखा तो सबने है आपने, कैसी शेप का होता है, कुछ इस तरीके से होता है, बीच में एक फिलामेंट जैसा सा मटेरियल होता है। तो ये जो पार्ट होता है इसे बोला जाता है फिलामेंट। किस चीज का बना होता है, एक एलॉय होती है जिसका नाम है टंगस्टन, इसका बना होता है। हाई टेम्परेचर होता है, या ये कहें हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। कितना होता है वो मेल्टिंग पॉइंट भी 3380 डिग्री सेल्सियस, लगभग इतना ज्यादा टेम्परेचर होता है, बहुत ही ज्यादा हाई रेजिस्टेंस होता है। तो तीन चीजें तो आपको क्या पता चली, फिलामेंट जो बिल्कुल पतला सा एक वायर होता है उसे फिलामेंट बोला जाता है। टंगस्टन जो कि एक क्या होती है, एलॉय है, उसका बना होता है। मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है, कितना 3380 डिग्री सेल्सियस, यानी इतने टेम्परेचर तक ये मेल्ट नहीं होगा। उसके बाद रेजिस्टेंस भी बहुत हाई होता है, और जो ये बीच का मीडियम बचता है फिलामेंट और ग्लास के बीच का, इसमें गैसेस भरी होती हैं, कौन सी, नाइट्रोजन और आर्गन। दो ये गैस हैं, इनमें से गैसेस आपकी भरी होती है बीच में, क्योंकि ये नॉन रिएक्टिव गैसेस है तो वो रिएक्ट ना कर सकें ये दोनों आपस में, इसलिए ये फिल करके इनको एक दूसरे से सेपरेट रखा जाता है। तो ये हो गया हमारा बल्ब से रिलेटेड जो भी हमारा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में वो। नेक्स्ट आता है हमारा फ्यूज। तो देखिए फ्यूज क्या है, तो नेक्स्ट है हमारा फ्यूज, जो कि थोड़ा सा हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो देखिए फ्यूज के बारे में सबसे पहले तो ये बना किस चीज का होता है, मेड ऑफ एल्यूमिनियम, कॉपर और एलॉय। कोई एलॉय हो सकती है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, इनमें से किसी का भी बना हो सकता है। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, बहुत लो होता है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही लो होता है। एक लिमिट तक ये अपने अंदर से करंट पास कर सकता है, उससे ज्यादा करंट पास होते ही ये क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, तो इसलिए मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही लो रखा जाता है। नेक्स्ट बात करें तो इसका काम क्या होता है, इट प्रोटेक्ट एप्लियंसेस और डिवाइसेस
by stopping flow of current when current exceed the limit। और दूसरी चीज कहाँ किन सिचुएशन से हमारे घर को बचाता है, इट प्रोटेक्ट फ्रॉम शॉर्ट सर्किटिंग एंड ओवरलोडिंग। अब देखिए सबसे पहली चीज तो हमारे घर में जितने भी एप्लियंसेस या डिवाइसेस लगी है, नॉट ओनली घरों में, ऑफिस में, जहां पे भी यूज होता है, वहां पे जितने भी एप्लियंस या डिवाइस लगी है उनमें करंट के फ्लो को स्टॉप कर देता है जब करंट अपनी लिमिट को एक्सीड कर जाए। एक लिमिट तक होता है, जैसे 5 एम्पियर का अगर आपके पास फ्यूज लगा है तो 5 एम्पियर तक ही करंट को फ्लो होने देगा, उसके बाद वो करंट को स्टॉप कर देता है। अगर उससे ज्यादा आती है तो 2 एम्पियर का अगर लगा है तो 2 एम्पियर तक पास करेगा, देन उससे एक्सीड होते ही ये खुद ब्रेक हो जाता है। और दूसरी चीज क्या करता है, हमारे घर के जितने भी एप्लियंसेस वगैरह जो है उनमें शॉर्ट सर्किटिंग ना हो सके और ओवरलोडिंग ना हो सके, इससे भी ये प्रोटेक्ट करता है। और दिखने में कैसा है आप स्क्रीन पे देख सकते हो, दो आपको क्या दिखाई दे रही है, साइड में इसकी मेटल कैप्स दिख रही हैं जिनसे कि इन्हें कनेक्ट किया जाता है। बीच में एक बिल्कुल पतला सा वायर आपको दिख रहा है जो फ्यूज वायर है। ओके, तो यहां से हम इसको कंप्लीट करते हैं और अब आते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज पावर। पावर क्या होती है देखिए, नाइन्थ में पढ़कर आए हो आप पावर के बारे में ऑलरेडी। कैसे डिफाइन किया जा सकता है देखिए पावर को, इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन पर यूनिट टाइम। इसे रिप्रेजेंट करेंगे तो वर्क डन अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला हो गया पावर का। बट हमें यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज नहीं करना है, हमें और फॉर्मूलाज चाहिए, वर्क डन की टर्म में नहीं चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर में हमने वर्क डन के बारे में कुछ खास नहीं पढ़ा है, तो वर्क डन की टर्म में नहीं चाहिए। तो क्या करेंगे हम यहाँ से P इज इक्वल टू डब्ल्यू को हम मान लीजिए एनर्जी से रिप्लेस कर दें और अपॉन में टाइम है। एनर्जी को फिर हम बात करें, यहाँ पे कौन सी एनर्जी पड़ी है, हमने हीट एनर्जी, तो हीट से रिप्लेस कर दिया। अब आप क्या करोगे, हीट का फॉर्मूला जो जस्ट अभी आप पढ़कर आए हो, I स्क्वायर RT, वो ले लीजिए, T से T कैंसिल, एक फॉर्मूला आ गया I स्क्वायर R। अब क्या करिए, ओम्स लॉ लगाते जाओ इसमें, या तो और वैल्यूज निकालते जाओ, या फिर हीट का ही जो दूसरा फॉर्मूला था वो रख लो यहाँ पे। क्या फॉर्मूला था देखिए, हीट का एक और फॉर्मूला आपके पास VIT अपॉन में T, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग VIT यहाँ पे इसकी वैल्यू, अपॉन में T से अगेन T आपका कैंसिल, पावर का एक और फॉर्मूला हो गया P इज इक्वल टू VI। चाहते तो आप ओम्स लॉ भी लगा सकते हो इसी में। अब इसमें देखो हम ओम्स लॉ भी लगा के देखते हैं कैसे आएगा। तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा देखिए, V की जगह क्या होता है IR इंटू में एक और I, तो P इज इक्वल टू क्या हो गया I स्क्वायर I। आप देख सकते हो वही फॉर्मूला है। ओके, थर्ड फॉर्मूला कैसे निकालें, ये मैं रफ कर देती हूँ, ठीक है, क्योंकि वही सेम फॉर्मूला आ रहा है। आप क्या कर सकते हो, आप इसमें I की वैल्यू भी रख सकते थे ओम्स लॉ से, तो क्या होगा देखो V अपॉन R, तो क्या हो गया पावर का एक और फॉर्मूला V स्क्वायर अपॉन R। आपके पास पावर के भी 3 फॉर्मूलाज आ चुके हैं जिसमें ये सबसे ज्यादा यूज होता है V इंटू I वाला। पावर की यूनिट क्या होगी यहाँ से देखिए, तो ये भी मैं नोट कर लीजिएगा आप, SI यूनिट ऑफ पावर इज क्या होती है देखिए वाट, W से रिप्रेजेंट किया जाता है, वाट कैपिटल W से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, दैट इज कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। कभी आपने ये सुना है कि हमारे घरों में ऐसा बोला जाए कि 500 जूल करंट यूज हो चुकी है या एनर्जी यूज हो चुकी है? कभी जूल की टर्म्स में आपने नहीं सुना है। कभी ये जरूर सुना होगा आपने कि मीटर में 500 यूनिट निकल चुकी है। जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आपके घरों में आता है वो हमेशा यूनिट्स शो करता है कि कितनी यूनिट यूज हुई है इस मंथ में आपके घर में। तो वो यूनिट क्या होती है, वही होती है कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी।
तो इलेक्ट्रिक एनर्जी की कमर्शियल यूनिट क्या होती है? kWh, जिसे आप 1 यूनिट कहते हैं। यानी 1 किलोवाट आवर अगर एनर्जी निकलती है यानी यूज हो चुकी है तो उसे आप बोलते हो 1 यूनिट। अब देखा जाए तो देखिए किलोवाट किसकी यूनिट है? पावर की। क्यों? क्योंकि पावर की यूनिट अभी आपने वाट पढ़ी थी। वाट अगर पावर की है तो किलोवाट भी किसकी होगी? ऑब्वियस है पावर की। तो ये पावर हो गया। और ये किसकी यूनिट है? टाइम की। पावर इंटू टाइम किसका फॉर्मूला? एनर्जी का। अभी आपने पढ़ा, क्या पढ़ा? दैट P इज इक्वल टू E अपॉन टी। तो वहां से अगर हम बात करें एनर्जी कितनी होगी? P इंटू टी। वही तो है। बस यूनिट जो है वो SI यूनिट नहीं ली गई है। पावर की SI यूनिट वाट थी, किलोवाट ली गई है। टाइम की SI यूनिट सेकंड होती है, आवर ली गई है। डिफरेंस ये है। तो अगर हम SI यूनिट की बात करें जो कि जूल होती है एनर्जी की, उसमें वैल्यू क्या होगी? तो उसमें वैल्यू कितनी होगी? देखिए 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। रटना नहीं है इसको, आपको सिर्फ समझना है कैसे आया वो। देखिए क्या करना है हमें? किलोवाट आवर है, किलोवाट है हमारी पावर की यूनिट, हमें चाहिए वाट में क्योंकि पावर की SI यूनिट वाट होती है। तो किससे मल्टीप्लाई कर दें? 1000 से। आवर है, सेकंड में चाहिए, SI यूनिट सेकंड होती है टाइम की, तो आवर को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे? 3600 से। कितना होता है? देखिए 36 इंटू 10⁵ बिल्कुल एज इट इज आपको मैच करना है। ये भी परफेक्ट है वैसे, बट अगर मैच करना है तो 3.6 पावर पॉइंट इधर लाए एक हम, पावर एक इंक्रीज हो जाएगी। ये हो गई हमारी जूल में वैल्यू। वही वैल्यू है सेम। तो ये यहां से आप इसे कैलकुलेट कर सकती हो। तो देखिए हमारे जितने भी टॉपिक्स थे इस चैप्टर के इलेक्ट्रिसिटी के वो तो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारे बचते हैं न्यूमेरिकल्स। तो जितने भी टॉपिक्स हैं जिन पे न्यूमेरिकल्स आते हैं वो टॉपिक थोड़ा सा हम नेक्स्ट लेक्चर में रिवाइज कर लेंगे और साथ में कंप्लीट न्यूमेरिकल सेक्शन लेंगे हम। कंप्लीट न्यूमेरिकल्स ही उसमें हम सॉल्व